क्योंकि गर्भपात का जितना भी रिस्क, जो हाईली रिस्क रहता है, वो आपकी गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही रहता है। जरूरी नहीं है कि तीसरे महीने की शुरुआत में या अंत तक आपको किक महसूस हो ही जाए। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो भी ये नॉर्मल है, 4th मंथ में आपको ऑब्वियसली होने ही वाली। अगर आपने अभी तक अपने गायनिक से कंसल्ट नहीं करी है, आपने एक भी अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया है, तो प्लीज़ आप अब जाएं अपने गायनिक से कंसल्ट। आप चाहे तो गर्मियों का मौसम है, आप शिकंजी वगैरह बना के भी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपकी गर्भावस्था के 12वें सप्ताह का मतलब है कि आपने अपनी पहली तिमाही यानी कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसको पूर्ण कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को आपकी गर्भावस्था की 12वें सप्ताह यानी कि 3 मंथ कंप्लीट होने पर आपके गर्भस्थ शिशु में कौन कौन से बदलाव दिखने वाले हैं, आप में कौन कौन से बदलाव दिखने वाले हैं, आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कौन सी सावधानियां रखनी है, ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण सवालों को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 3 मंथ कंप्लीट होने पर आपके गर्भस्थ शिशु का कितना विकास हो गया होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही आपका 12 सप्ताह पूर्ण हो जाता है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर जो आपके मिसकैरेज का खतरा होता है, जो कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से रोका जाता है, ज़्यादा सफ़र करने से रोका जाता है, यातायात करने से रोका जाता है, हैवी मात्रा में आपको कोई भी वेट नहीं उठाना होता है, बहुत से ख्याल रखने होते हैं। ये ऐसी कुछ सावधानियां होती हैं जो कि आपको बरतनी होती हैं, अदरवाइज़ आपके मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही आपकी पहली तिमाही पूर्ण हो जाएगी तो आपके मिसकैरेज का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि गर्भपात का जितना भी रिस्क, जो हाईली रिस्क रहता है, वो आपकी गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही रहता है। तो 12वें सप्ताह में बात करें तो इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का विकास बहुत तीव्रता से बढ़ता है। तो बढ़ रहे तेज़ी से विकास के कारण आपके जो शरीर में हार्मोन्स का लेवल होगा वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, यानी कि बैलेंस होने लगता है। तो जिस कारण आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वोमिटिंग, मतली, ये सारी समस्याएं थी, तो इन समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। और जैसे ही आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं तो आपका इस सप्ताह में वेट गेन भी होगा, और वेट गेन के कारण आप कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को थका सा महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती हैं। तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं करना है। ये जो 9 महीने हैं ये आप अपने लिए नहीं, ये आप अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं। इस हिसाब से आप अगर मान के चलते हैं तो ही आप एक बेस्ट मदर का किरदार निभा पाएंगे। अगर अभी तक आपने अपने घर वालों को या आपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये न्यूज़ नहीं दी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये सबसे बेहतर समय होता है सबको बताने का, सबको गुड न्यूज़ देने का। आपने गर्भ धारण कर लिया है। और आइए जानते हैं कि आपके गर्भस्थ शिशु में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, उसके कौन कौन से अंग डेवलप हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें लेंथ की, तो इस सप्ताह में यानी कि आपकी गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसकी लंबाई लगभग 3 इंच के समथिंग हो गई होगी। और साधारणतया अगर आपकी लैंग्वेज में आपको बताएं तो आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो इस सप्ताह तक एक आलू बुखारे की साइज़ का जितना दिखता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि अभी आपका गर्भस्थ शिशु किस साइज़ का, किस आकार का दिखता है। और इस सप्ताह के अंत तक उसकी अंगुलियां, पैर के अंगूठे, नाखून ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। पहले जहां आपके गर्भस्थ शिशु की जो उंगलियां थी वो इस तरह चिपकी हुई थी, तो इस सप्ताह के पूर्ण होते होते उंगलियां उसकी खुलना प्रारंभ हो जाएंगी। और आपकी गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स भी बनते हैं, जैसे कि आपके गर्भस्थ शिशु द्वारा अंगूठा चूसना, चेहरे पर कई सारी प्रतिक्रियाएं देना। और बात करें मूवमेंट्स की, तो इस सप्ताह में बच्चा बहुत अच्छे से मूव करता है। कई सारी महिलाओं को इस सप्ताह के पूर्ण होने पर, यानी कि जैसे ही उनका 3 महीना पूर्ण हो जाता है, तो उनको अपने बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। वो अपने बच्चे की पहली किक को फील कर पाएंगे। और अगर आपको अभी तक अपने बच्चे की किक महसूस नहीं हुई है
तब भी आप परेशान ना हो। ये कॉमन सी बात है, ये नॉर्मल है। कई सारी महिलाओं को फील होता है, कई सारी महिलाओं को नहीं फील होता है। अगर हम अपनी खुद की बात करें तो मेरा 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही मेरा 4th मंथ कंप्लीट था, लास्ट वीक में ही मुझे फर्स्ट किक, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किक फील किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि तीसरे महीने की शुरुआत में या अंत तक आपको किक महसूस हो ही जाए। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो भी ये नॉर्मल है, 4th मंथ में आपको ऑब्वियसली होने ही वाली है। और इसी के साथ में महिलाओं को चाहिए कि इस समय पर वो अपने लिए मैटरनिटी गाउन भी खरीद लें, क्योंकि इस समय पर आपका बेली, सपोज़ दैट अगर आप लोगों को नहीं भी बताते हैं कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, तो बहुत ही शीघ्र आप खुद से आप उसको नहीं छिपा पाएंगे। आपका बेली खुद ब खुद बाहर आने वाला है। तो अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़ों का यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा फिट कपड़े यूज़ करते थे, तो आपको मैटरनिटी गाउन का यूज़ करना है, आपको लूज़ कपड़ों का यूज़ करना है, जिससे कि आप भी कंफर्ट फील कर सकें और बेली पर प्रेशर ना पड़े, बेली आपका बंधा सा महसूस ना हो। क्योंकि जब आपका बेली प्रेशराइज, अगर आप चुस्त कपड़े पहनते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ता है, तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो आपकी कंफर्टेबल के लिए और आपकी गर्भस्थ शिशु की कंफर्टेबल के लिए आपको लूज़ कपड़ों का यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि अब से लेके डिलीवरी के उपरांत तक ही आप लूज़ कपड़ों का ही यूज़ करें। आई होप कि आप अपने बच्चे के विकास के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। और बाकी बात करें उसके और सारे अंगों की, तो जितने भी ज़रूरी अंग होते हैं वो सारे बन चुके होते हैं। सिर्फ 9वें महीने तक, यानी कि जन्म तक उनका विकास होता रहता है। सिर्फ मस्तिष्क को छोड़कर जितने सारे ज़रूरी अंग हैं वो सारे बन चुके हैं। और बात करें इस सप्ताह में, यानी कि तीसरे महीने के पूर्ण होने पर महिला के शरीर में बदलावों की, तो हमने आपको पहले ही बताया, नोज़िया, वोमिटिंग, इन सारी समस्याओं से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। वहीं एक नई समस्या जन्म लेगी, वो है आपके बैकबोन में पेन, आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेल्विक हिस्से में दर्द। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का विकास बहुत तीव्रता से बढ़ता है, तो हमने आपको ऑलरेडी भी बताया है, आपका कुछ वेट गेन भी होता है। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास और बढ़ेगा, बच्चे का वज़न बढ़ेगा, आपका फैट होगा, तो वो सारा जितना प्रेशर होता है वो हमारी बैकबोन पर ही होता है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उस पर होता है। बेली का आकार जितना भी होगा, बेली का साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसका पूरा प्रेशर हमारी बैकबोन पर पड़ता है। तो इस सप्ताह से आपका बैकबोन प्रारंभ हो जाएगा। अभी हो सकता है अगर आपको बैकबोन में नहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है, परंतु जैसे जैसे आपकी बेली का साइज़ बढ़ेगा, बेली का आकार बढ़ेगा, तो उसका जितना भी भार होता है वो हमारी रीढ़ के सहारे ही होता है। तो रीढ़ में दर्द होना कॉमन सी बात है। आफ्टर डिलीवरी हम मसाज वगैरह देते हैं, कई सारी थेरेपीज़ दी जाती हैं, तो उनके ज़रिए ये दर्द फिनिश होने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए यह सिम्टम था कि आपकी बैकबोन में पेन हो सकता है, पेल्विक के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। आपका जो पहले गर्भाशय था वो एक बहुत ही छोटे शेप में था, और बच्चे को कंफर्टेबली रखने के लिए, बच्चे को सुचारू रूप से रखने के लिए उसका साइज बढ़ता है। तो उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच के कारण वो दर्द महसूस, आपको हल्का हल्का सा क्रैम्प फील हो सकता है। और स्ट्रेच की ही बात करें तो आपकी बेली के ऊपर भी आपको स्ट्रेच मार्क देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सपोज दैट ये हमारी स्किन है, तो स्किन में ये सपोज दैट हमारे पेट की स्किन है, तो जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ता है तो वहाँ पर क्रैक्स आने की संभावना होती है। और अगर क्रैक्स के बारे में हम अपनी खुद की बात करें तो मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 4th मंथ में मेरे बेली पर एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं आए थे। पहला स्ट्रेच मार्क मुझे 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आया था। और सबका बेली अलग अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे हम लक्षण बता रहे हैं उनमें 100% सब आपके साथ ही हो।
सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, फुल प्रेगनेंसी ही अलग होती है। जो नेक्स्ट लक्षण है वो है आपकी सीने में जलन की समस्या, क्योंकि जैसे ही आपका बेली का साइज बढ़ता है तो वो हमारे बेली के अंदर की जितनी भी फूड पाइप है या जितने भी और ऑर्गन्स हैं वो सबको अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, वो ऊपर की ओर धकेलता है। तो ऐसे में जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं वो फूड पाइप के जरिए एसिड को ऊपर की ओर धकेलते हैं। तो सपोज दैट अगर आप खाना खाने के जस्ट आफ्टर आप लेट जाते हैं, लेटने में ये समस्या आपको ज़्यादा दिखती है, तो कोशिश करें कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा मील लें और बहुत ही हल्का फूड लें, और फूड लेने के जस्ट आफ्टर आप लेटने से बचें। आप कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट कम से कम आप ज़रूर वॉक करें, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि एक बार में ही भरपेट भोजन ना लेने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा सा मील लें और दो दो एक एक घंटे के गैप में ले सकते हैं। आप बहुत देर तक अपने आप को भूखा ना रखें, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का विकास बहुत तीव्रता से होता है, तो उसको जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो उसको आपके शरीर से मिलने वाले हैं। तो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, आप अपने शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व ज़रूर दें, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी तत्वों की ज़रूरत होगी वो बच्चे को आपके माध्यम से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में माँ को चाहिए कि जितने सारे ज़रूरी विटामिन्स और भी जितने सारे अगर आपको सप्लीमेंट वगैरह दी गई हैं तो सप्लीमेंट भी आप कंटिन्यू रखें, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स। और कोशिश करें, अगर आपने अभी तक अपने गायनिक से कंसल्ट नहीं करी है, आपने एक भी अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया है, तो प्लीज़ आप अब जाएं अपने गायनिक से कंसल्ट करें और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। और हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं, इस महीने तक ये भी डिसाइड हो जाता है कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। उसके जो यौन अंग होते हैं वो बहुत अच्छे से बन गए होते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उनको स्पष्ट देखा जाता है। परंतु अपने यहाँ ये बैन होने के कारण डॉक्टर्स हमको नहीं बताते हैं, ये इलीगल है, जिस कारण आप नहीं जान सकते हैं। आप जन्मोपरांत ही देख पाएंगे कि आपके गर्भ में लड़का था या फिर लड़की। हालांकि जितने साइन होते हैं, बात अगर विकास की हो रही है तो उसके यौन अंग बहुत अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। और बात करें कौन सी आपको चीज़ें लेनी है, कौन से आहार लेने हैं, तो हम आपको बता दें, अभी भी आप कोशिश करें कि आप गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से बचें। रॉ पपाया है, पपाया, पाइनएप्पल का जूस, ये सारी चीज़ें आप ना खाएं। आप खजूर भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप आलमंड लेना चाहते हैं तो कोशिश करें, सर्दियां हो तो ही बात कर रहे हैं, गर्मियों में आप आलमंड लेने से बचें। अगर फिर भी आपको लेना है या फिर अगर आपका खाने की इच्छा हो रही है तो आप कोशिश करें कि खाने से पहले, एक रात पहले आप उसको पानी में भिगो दें और नेक्स्ट डे उसका छिलका निकाल के आप आलमंड लें, क्योंकि आलमंड का तासीर वैसे भी गर्म होता है और मोस्टली अगर गर्मियां हैं तो फिर तो वैसे भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर सर्दियों में भी ले रहे हैं तो भी गर्भवती महिलाएं कोशिश करें कि आप उसको पानी में भिगोकर और उसका छिलका निकालने के बाद आप उसका प्रयोग करें। और सबसे जो ज़रूरी हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे, वैसे भी अब गर्मियों का मौसम है, तो अगर अब आपकी प्रेगनेंसी का 12वां सप्ताह चल रहा है, आप जितने भी हरे फूड आइटम आते हैं, जितनी भी हरी सब्जियां आप कच्ची खा सकें, जैसे खीरा हो गया, कुकुम्बर, ककड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप इनको अच्छे से धो के और फ्रेश हरी सब्जियां आप इनको लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनमें जो H2O होता है यानी कि जल होता है, उसकी भी मात्रा भरपूर पाई जाती है। और वैसे भी आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना होता है। आप इस टाइम पर कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी पीने का शेड्यूल अगर हम अपना जो बताएं, जो हम खुद से फॉलो करते थे, ये कहीं पर भी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, परंतु हाँ वैसे भी क्योंकि आपका जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो 10 गिलास पानी पीना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ये कहना इजी होता है बट करना मेरे हिसाब से मुश्किल होता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को फील किया है। तो हम मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीते थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ मीठा खाने के बाद 1 गिलास, दोपहर में खाना खाने के बाद, ऐसे करके शाम तक हम ना ज़्यादा तो 8 गिलास तो पानी मिनिमम पी ही लेते थे।
आप चाहे तो गर्मियों का मौसम है, आप शिकंजी वगैरह बना के भी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हरी सब्जियां आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगी। तो आप जैसे पालक है, आप चाहें तो पालक का जूस भी बना के ले सकते हैं। अगर आप कच्चा पालक खा सकें तो भी बहुत अच्छा होगा। ये हीमोग्लोबिन के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कम हीमोग्लोबिन की समस्या रहती है तो आप कोशिश करें कि पालक का जूस लें और सुबह खाली पेट लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगा। और इसी के साथ में आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, फॉलिक एसिड, तो ये अपनी सप्लीमेंट भी जारी रखें। ये आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में, बच्चे के शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आई होप कि हम आपको आपकी गर्भावस्था के 12वें सप्ताह से लेकर काफ़ी कुछ बता पाए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं दिव्या आपके सवालों और सुझावों का पूरा इंतज़ार करूंगी और बहुत जल्द कोशिश करेंगे हम आपके सवालों का उत्तर देने के लिए। और आज की इस वीडियो से अगर आपने कुछ वाकई हेल्पफुल सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।